डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टॉपिक वाइज एनालिसिस एंड रिवीजन सीरीज। आज हम 12th का सेकेंड चैप्टर जो है ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब देखिए, सबसे पहले जैसे लास्ट लेक्चर में भी हमने बताया था कि इस सीरीज में हम कर क्या रहे हैं। देखो, लास्ट 10 ईयर या 5 ईयर्स का ट्रेंड देख रहे हैं हम कि भाई किन टॉपिक्स पे हम यहाँ पे टॉपिक वाइज देख रहे हैं, चैप्टर वाइज देखो इस चैप्टर में कौन से टॉपिक पे पिछले 5 साल में और 10 साल में क्वेश्चंस को पूछा है, वो ट्रेंड को हम समझ रहे हैं। इसके बाद मतलब इससे हमको ये समझ में आएगा कि भाई किन टॉपिक्स पे ज्यादा इम्फेसिस करना है, किस पे कम करना है। तो ये तो पहला जो है हमारा जो टारगेट है इस एनालिसिस करने का। दूसरा जो पार्ट है इसमें कि हम इसमें रिवीजन जो कर रहे हैं, तो रिवीजन में हम खास तौर से ये कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि भाई वो जो पर्टिकुलर टॉपिक है उस पे किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। हम जो है ना क्वेश्चन किस तरह के बन सकते हैं इस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो रिवीजन है थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब क्वेश्चन ओरिएंटेड समझ लीजिएगा। भाई टॉपिक पे क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे, किस तरह के क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन हो सकती है, तो हम हर टॉपिक कवर करेंगे। ओके, स्किप करना कुछ भी नहीं है। तो ये जो है ना इस सीरीज में हम ये दो चीजें कर रहे हैं, ठीक है, एनालिसिस और साथ में जो है ना टॉपिक पे जो क्वेश्चन बनने की जो प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करें जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। ये जो है सेकंड चैप्टर है, 12th का सेकंड चैप्टर, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो यूनिट है उसका सेकंड चैप्टर। तो आप इन दो चैप्टर को एक साथ जो है मतलब ये पढ़ना जरूरी है। किसी एग्जाम में पहले वाले चैप्टर पे ज्यादा क्वेश्चन पूछा है, किसी में दूसरे पे पूछा है, तो ये जो है दोनों मिलके आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा, मतलब जिसमें ये दोनों चैप्टर आते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन इन दोनों को मिलाकर देखेंगे तो आपको जो एवरेज मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, कि किस साल कौन से जो है क्वेश्चन पूछे हैं टॉपिक वाइज। तो सबसे पहले हम टॉपिक्स देख लेते हैं। ओके, टॉपिक देख लेंगे हम। देखिए, सबसे पहला टॉपिक जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब ये एक ब्रॉड टॉपिक के जैसे ले लिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू जैसे पॉइंट चार्ज है, डाइपोल है, स्फेरिकल जो चार्ज होगा मतलब स्फीयर जो होगा उसके थ्रू। और उसके बाद जो सेकेंड टॉपिक लगा है यहाँ पे, ओके, दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एंड रिलेशन बिटवीन ओके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सेकेंड टॉपिक। तो ये छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना हमको, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और इसमें जो है नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो डाइपोल यहाँ पर भी दो जगह है, एक यहाँ पे डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल आएगा, और यहाँ पे डाइपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये हमको पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो पहला पार्ट है इसमें दो चीजें हैं, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, ये दो चीजें हम इसमें देखेंगे। अब देखिए इसी का जो सेकेंड पार्ट है, ओके, इसका जो सेकेंड पार्ट है, इसके आगे के जो टॉपिक्स रहेंगे, तो उसमें सबसे पहले टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर्स, डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। छोटा सा टॉपिक है, ओके। तो उसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स जो होता है, ओके, एक कंसेप्टिव पॉइंट है, ठीक है, छोटा टॉपिक। और उसके बाद डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन, ये थोड़ा सा जो है बड़ा टॉपिक रहेगा इस पहले वाले के कंपैरिजन में। ओवरऑल ओके, बहुत बड़ा या ब्रॉड टॉपिक नहीं है। ओके, एक बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक्चुअल जो सेकंड पार्ट होता है कैपेसिटर्स या कैपेसिटेंस, वो शुरू होता है। तो कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस इंट्रोडक्शन के तौर पे पहला टॉपिक रखा है। उसके बाद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो मेन हमारे सिलेबस में डिस्कस किया है, वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डिस्कस किया है, तो वो हमको जो है यहाँ पे पढ़ना है। और डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट क्या होगा कैपेसिटेंस पर, ये भी हमको जो है इसी के साथ में हमको पढ़ना है। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ग्रुपिंग या कॉम्बिनेशन, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, कुछ टिपिकल कॉम्बिनेशंस। ओके, तो हमको जो है ना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी ये हमको पढ़ना है। और उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, तो ये जो है लास्ट टॉपिक कि कितनी एनर्जी जो है कैपेसिटर स्टोर कर रहा है, उसका क्या फॉर्मूला आएगा, ये सारी चीजें जो है हम देखेंगे। सो दीस आर द टॉपिक्स।
ओके, दिस आर द टॉपिक। चलिए अब जो है हम एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो पहले हम ये जो है पार्ट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी वाला है, ओके, उसके लिए पहले यहाँ पे आप देख लें कि देखो जो पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, इसके ऊपर जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। कितना है? तो 8 क्वेश्चन है पिछले 10 साल में, 2015 से लेके 2024 तक टोटल 8 क्वेश्चन है। अब इसमें दो चीजें हैं, ये जो हमने ब्रैकेट में लिखा है, ये ब्रैकेट में जो क्वेश्चन लिखा है वो डाइपोल से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, ओके, बचे हुए जो बता रहे हैं, ओके, ये 2024, 2021, 22, ये जो है ये 2019 उड़ीसा, ये जो क्वेश्चन है 5 जो बार पूछा है वो स्फेरिकल जो चार्ज होता है स्फीयर से रिलेटेड। ओके, जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था जो है पहले चैप्टर का के एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, तो उसमें हमने जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ओके, कंडक्टिंग शेल और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ये जो हमने पढ़ा था, ओके, तो उसी तरह का वही जो टॉपिक है, अब उसकी वजह से पोटेंशियल, ओके, कंडक्टिंग शेल या फिर नॉन कंडक्टिंग जो स्फीयर होगा उसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा, ओके, उसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो हमको पढ़ना था। तो वो यहाँ पे उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बहुत बार आए। सो मेन जो अगर पोटेंशियल में क्वेश्चन पूछा है, ये जो रिसेंट जो है एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें स्फीयर से रिलेटेड पूछा है। देखो स्फीयर जो होता है, ये स्फीयर ले लिया तो ये इसका रेडियस r मान लिया, तो अब बोला कि भाई ये r डिस्टेंस पर, ये स्मॉल r डिस्टेंस पे, चलो ऐसे बता देते हैं यहाँ पर ये स्मॉल r डिस्टेंस, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि पोटेंशियल कितना होगा, दो अगर स्फीयर होंगे तो फिर उसके थ्रू जो है किसी पॉइंट पर कितना होगा, इस तरह का, या पोटेंशियल जो है इस डिस्टेंस के किस तरह प्रोपोर्शनल होता है। ओके, ऐसे कई सारे, या मिक्स क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को मिलाकर भी पूछा है। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन है। देखो ये जो है ना ये वाले क्वेश्चन, ओके, ये जो है मणिपुर में जो है वापस एक बार आया था और ये 2019, तो आप देख लें कि यहाँ पे लगभग जो है हमको कितने हो रहे हैं, सॉरी ये 9 हो रहे हैं, ओके, 3 ये 9 हो रहे हैं, सॉरी, ओके, 9 क्वेश्चंस हो रहे हैं। सो इसमें जो है ये 3 क्वेश्चंस कौन से जो ब्रैकेट में बताए जा रहे हैं 2024, 2020, 2023, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल पे पूछा है, और बचे हुए 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन जो है वो स्फीयर से रिलेटेड है। ओके, तो ये जो है पहला टॉपिक। तो देखिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंपल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज ऐसे नहीं पूछा है, ठीक है ना, ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया है। हाँ, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं आगे मैं टॉपिक में बताऊंगा, जैसे मल्टीपल चार्जेस की वजह से, ओके, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन वो पुराने जो पीवाईक्यू उसमें मिल जाएंगे, बट रिसेंट 2015 से आगे के जो क्वेश्चंस है उसमें नहीं पूछा है। तो उसमें दो ही कैटेगरी आई, दो ही टाइप के आए, एक तो डाइपोल की वजह से पोटेंशियल पूछा है, नहीं तो फिर ये इस तरह का जो स्फीयर वाला केस होता है उसकी वजह से पूछा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, या फील्ड सिंपली बोले। तो अब इसमें देखिए यहाँ पर भी ये जो क्वेश्चंस है, ओके, तो इसमें ये जो ब्रैकेट में लिखा हमने यहाँ पे, ये जो क्वेश्चंस है ये समझ ले कि भाई इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। और दो क्वेश्चन आपको जो है ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो रिलेशन होता है उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा, जैसे हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू माइनस dV/dr, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है। तो इस तरह से देखो टोटल 4 क्वेश्चन है इसमें, 2 और 2, ये 2013 मैंने जो है ना भाई 2013 में जो एग्जाम हुआ तो नीट के नाम से हुआ था, इसलिए मैंने उसको इंक्लूड किया हुआ है, अदरवाइज काउंट मैंने 4 ही बताया है। ओके, काउंट हमने 4 ही लिखा, 1 2 3 4, वी आर नॉट ओके कंसीडरिंग हियर इन द काउंट। ओके, हम 2015 से ही काउंट कंसीडर कर रहे हैं। सो 2015 से यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपको मिले हैं इस टॉपिक पे से, इक्विपोटेंशियल सरफेस और रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड पर से। इस तरह से नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब देखिए ये एक टॉपिक आगे आता है, ओके, जो है जब हम ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम उसके बाद जो टॉपिक आता है जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो इसके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछा है। हाँ, ओल्ड जो क्वेश्चंस है, ओके, ओल्ड पीवाईक्यूज में मिल सकते हैं आपको,
but 2015 onward there is no question asked on system of charges. Okay, potential energy of system of charges. हाँ, एनर्जी स्टोर्ड पे पूछा है. ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल की वजह से पूछा है. तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा. ओके, ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी. जैसे वर्क डन, हम वर्क डन के लिए भी क्वेश्चन करते हैं ना डाइपोल में. ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी ही हम पता करते हैं. सो नेगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी. तो वही जो है फॉर्मूला, लेकिन उस पर एक ही बार एग्जाम में आया 2021 में, लेकिन एग्जाम में पूछा है. ओके, सो इसके ऊपर एक क्वेश्चन है. और 2013 में जो पहली बार नीट हुआ था, ओके, उसका जो दूसरा एग्जाम था कर्नाटक में अलग से जो हुआ था, उसमें भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा था, लेकिन ये काउंट नहीं करेंगे इसलिए हमने 1 ही लिखा है. सो आप देखें कि भाई यहाँ पे 9 for 13 और ये ओके 14 लगभग क्वेश्चन हो गए. 14 15 जो है आपको क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में भी मिलेंगे. तो आप समझ ले कि लगभग 30 के करीब 28 या 29 क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक से पूछे हैं पिछले 10 साल में. तो लगभग ये समझ ले कि 3 का तो एवरेज मिलता ही है इन दोनों चैप्टर को मिलाने से. कई बार ज्यादा भी आए हैं, कई बार कम पूछा है, लेकिन एवरेज दोनों को अगर मिलाकर रखेंगे तो आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलना जो है श्योर ऐसा लगेगा. ओके, लगभग जो है आप देख लें. ओके, तकरीबन 28-29 क्वेश्चंस ये पूछा, तो लगभग 3 का एवरेज आ जाएगा आपको. ठीक है, तो हो सकता है किसी एग्जाम में बहुत कम पूछा हो. ओके, लेकिन इन एन एवरेज देखे तो 3 क्वेश्चन तो बन ही रहे हैं. ओके, ऑब्वियसली पोर्शन बड़ा है. ओके, मतलब सिलेबस अच्छा खासा है, लेकिन आपको क्वेश्चन मिलेंगे, अच्छे खासे मिलेंगे. ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारा एनालिसिस के भाई जो पहला पार्ट. अभी हमने पूरा नहीं देखा ये तो. अभी और क्वेश्चन हम आगे कंटिन्यू करेंगे. पहले कैपेसिटेंस के भी देखेंगे, फिर टोटल करेंगे. हमने यहाँ पे अभी कैपेसिटेंस के नहीं देखे हैं. ओके, तो सिर्फ इसको याद रख ले कि 14 क्वेश्चन पूछा था. ओके, पोटेंशियल वाले पार्ट में. अब चले हम आगे बढ़ते हैं. तो ये जो है ना कैपेसिटर वाला जो सेकेंड पार्ट है उसमें देखो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन. सो डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन. ओके, डाइलेक्ट्रिक के ऊपर एक क्वेश्चन आया था 2021 में. एक ही क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा है अब तक. उसके बाद जो है नेक्स्ट कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटेंस. तो बेसिक के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा. ओके, बेसिक के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आया है. पैरेलल प्लेट के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं. तो इसमें अगर आप देखेंगे, ओके, चलो मैं इसको ये रब कर देता हूं ये वाला. सो आपको जो है लगभग यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं. ओके, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस और इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक पर से. ठीक है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन मिले हैं पैरेलल प्लेट के. अब देखिए यहाँ पे आप देखते चले किस पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा है. कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. तो यहाँ पे देखिए आपको कॉम्बिनेशन कंपलसरी क्वेश्चन पूछ रहा है. आप यहाँ पे जो है ना 2021 से देखो. अब 2015, 16, 2015 से 20 के बीच में ज्यादातर क्वेश्चंस कम ही पूछे हैं. ओके, देख लो. लेकिन 2020 से देख लो. ओके, 20 में भी यहाँ क्वेश्चन आया, 21 में भी आया, यहाँ पे 21 में आया है, 23 में 2 क्वेश्चन, मतलब दोनों एग्जाम में है, 24 में भी है. तो इसका मतलब ये हुआ कि लगभग हर एग्जाम में कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है. ओके, कॉम्बिनेशन से रिलेटेड. अब जो है आते हैं लास्ट टॉपिक पे, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है. देखिए 2015 में भी है, 17 में भी है, 19 में भी है. सो 2020 के पहले 3 बार पूछ लिया है, और 2021, 22 और 24 यहाँ पर भी 3 बार पूछा है. मतलब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. पहले भी जो 5 साल है, ओके, हम जो टोटल 10 ईयर, तो उसमें के शुरू के 5 साल में भी पूछा है, उसके बाद के 5 साल में भी पूछा है. तो ओवरऑल अगर देखेंगे, ओके, सो देखिए यहाँ पे लगभग 6 और 5 11, 11 एंड 4 15 और वो 14 29 और 15 जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड. तो लगभग 45 क्वेश्चन 10 साल में, लगभग 45 क्वेश्चन जो है पूछा है. तो 4.5 का एवरेज बन रहा है. ओके, तो आप लगभग उसको समझ लें कि भाई राउंड ऑफ करें तो एक 5 क्वेश्चन आपको इन 2 चैप्टर से मिल रहा है एवरेज में. तो 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलने ही है इससे, ये समझ ले. हो सकता बीच में कोई एक आध 2 एग्जाम में थोड़ा कम कर लिया होगा, लेकिन 4 to 5 क्वेश्चन आप ये समझ ले कि 4 to 5 क्वेश्चन जो है ना आपको इन 2 चैप्टर से मिलने वाले हैं.
तो 4 to 5 क्वेश्चन लगभग आप ये समझ ले कि भाई 50% सॉरी 10% तो हो जा रहे हैं। ओके 4 to 5 क्वेश्चन मतलब कितना हो जा रहा है आप देख लो, लगभग जो है 10% क्वेश्चन 45 के। ओके जो आप बीच में अगर कंसीडर करेंगे तो देख लो। ओके तो ये जो है अगर आपने जो है 4 से 5 क्वेश्चन ले लिया तो मतलब 16 से 20 मार्क तो इसी पे मिलने वाले हैं। ओके 16 से सॉरी 20 से जो है या 16 से 20 मार्क 16 to 20 मार्क्स आपको इसमें मिलेंगे। तो इस वजह से ये जो चैप्टर है या जो मैंने यूनिट बोला है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये दोनों चैप्टर मिला के, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है तो चलिए यहाँ पे ये आपको एनालिसिस क्लियर हो गया होगा कि किन टॉपिक पे हम ज्यादा कंसंट्रेट करें। ओके किस पे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब कंसंट्रेट मतलब ज्यादा प्रैक्टिस की टॉपिक के क्वेश्चंस की करें, ये आपको क्लियर करना है। टॉपिक सारे पढ़ने हैं, सारे टॉपिक की प्रैक्टिस करना है, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा वो थोड़ा आप कर सकते हो, बट दोज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसपे ज्यादा क्वेश्चन पूछते आ रहा है, ट्रेंड बन गया है, उस पे आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है चलिए सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस एनालिसिस। ओके सो चलिए अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है हम एक एक जो टॉपिक है उसको देखेंगे और उस पे किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं इसको डिस्कस करेंगे। रिवाइज करते करते रिवीजन तो करेंगे साथ में, लेकिन मेन मोटिव क्या है हमको ये समझ में आ जाए कि इस टॉपिक पे किस तरह का क्वेश्चन बनता है। देखिए जिसने ये समझ लिया कि ये टॉपिक पे क्वेश्चन बनने की ये वैरायटी है, ये 3 से 4 टाइप या 3 से 4 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर वो आपको क्लियर हो गया तो देखो वैल्यूज उसमें कुछ दे, कुछ एप्लीकेशन बदल के दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है चलो हम आगे बढ़ते हैं। सो विल स्टार्ट ओके रिवीजन या टॉपिक वाइज डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए सो डियर स्टूडेंट अब देखिए, अब यहाँ पे हमने टॉपिक लिखा है, तो पहला टॉपिक लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पे मैंने खास तौर से लिखा, देखो इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत पूछा था इसलिए मैंने खास तौर से वहां इंक्लूड करके लिखा है स्फेरिकल चार्ज। ओके अलग से नहीं है, शुरू में ही पढ़ा दिया है। ओके स्फेरिकल चार्ज को शुरू में ही डिस्कस कर दिया है। ठीक है सो एनीवे पहले इंट्रोडक्शन जैसे जो होता है कि पोटेंशियल किसे कहते हैं। ओके तो स्टार्ट किया है चैप्टर को वर्क डन से, सबसे पहले वर्क डन। ओके तो वर्क डन हमें पता है फोर्स एक्टिंग ओवर ए डिस्टेंस, तो हम उसे जो है वर्क डन कहते हैं। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है, ओके पोटेंशियल किसे कहते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे अब ये पोटेंशियल को समझे। ओके बिल्कुल समझो, रिवीजन टाइप का, शॉर्ट में हम देखेंगे, ज्यादा टाइम इसके लिए नहीं लगा देंगे। देखिए एक चार्ज है यहाँ पे, ओके दिस इज वी आर हैविंग द चार्ज, ये क्यू। अब या इसको समझ ले ये कैपिटल क्यू, चलो ये कैपिटल क्यू, और जो है ना यहाँ से ये जो है ना ये डिस्टेंस आर पे एक क्यू है, एक छोटा दूसरा चार्ज। अब देखिए एक्चुअली ये बहुत दूर यहाँ पे, ये तो हमने ये बता दिया, ये जैसे आते आते बहुत दूर यहाँ पे इंफिनिटी है, ये क्या है इंफिनिटी। तो ये जो चार्ज क्यू है इसको यहां लेकर आ रहा है। ओके इस चार्ज क्यू को ये जो इस चार्ज से आर डिस्टेंस तक, ओके इंफिनिटी से इसको ले लो पॉइंट पी, इसको क्या ले लो पॉइंट पी ले लो। तो इंफिनिटी टू पी पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा, ओके वर्क डन जो करना पड़ेगा, ओके सो इसी को हम क्या कहते हैं पोटेंशियल। तो अगर हमने इसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज मान लिया, इस क्यू को अगर हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज मान लिया, ओके यूनिट पॉजिटिव चार्ज मान लिया, सो वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ओके उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। अब देखिए जो पोटेंशियल है या इसी को हम वोल्टेज बोलते हैं ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या बोलते हैं वोल्टेज बोलते हैं। तो ये एक्चुअली डिफरेंस होता है हमेशा। ओके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं, ये जो है ना एक्चुअली डिफरेंस होता है। आपने जैसे 11th में भी पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं होती है, ओके डिफरेंस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर भी चेंज इन पोटेंशियल, तो ये जो इन्फिनिटी होता है ना यहाँ पे हम जीरो कंसीडर करते हैं, इसको रेफरेंस कंसीडर करते हैं, ये सब आपको मालूम है। ठीक है ये रेफरेंस कंसीडर करते हैं।
तो ये जो चेंज इन पोटेंशियल होता है, ओके, क्या होता है, पोटेंशियल नहीं होता एक्चुअली, चेंज इन पोटेंशियल। अब शॉर्ट में क्या होता है, हम कंटिन्यूअसली बार बार बोलते हैं तो सिंपली चेंज इन पोटेंशियल बोलने के बजाय पोटेंशियल पोटेंशियल ऐसे ही बोलते चलते हैं, ठीक है ना। तो चले हम ये समझ लें कि भाई हम जब भी पोटेंशियल बोलते हैं इसका मतलब चेंज इन पोटेंशियल होता है, ठीक है। सबको क्लियर हो गया क्या बोला हमने, ओके। It is nothing but the work done to bring a unit positive charge from infinity to a point is called as the electric potential at that point. उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या चेंज इन पोटेंशियल यहां से यहां लाने का। तो अब कितना डिस्टेंस पे लाए, देखो ये r डिस्टेंस पे लाए, तो यहां से यहां तक जो भी वर्क डन करना पड़ा, अच्छा इसको और करीब लेके चले गए तो और ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब जितना आप करीब लेके जाएंगे उतना ज्यादा पोटेंशियल होगा, समझ यार, पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा क्योंकि वर्क ज्यादा करना पड़ा। तो एनीवे यहाँ पे आपको मालूम हो जाएगा, ओके, दिस वर्क डन इज इक्वल टू, ओके, वर्क डन या पोटेंशियल इज इक्वल टू, पोटेंशियल इज इक्वल टू ये वर्क डन डिवाइड बाय, अगर यूनिट चार्ज नहीं ले रहे क्यू ले रहे तो क्यू से डिवाइड कर दें, सो दिस विल बी द पोटेंशियल। अब जैसे हमने बोला था कि यूनिट वैल्यू, तो ये 1 रख दिए तो पोटेंशियल इज नथिंग बट वर्क डन, जो हमने डेफिनेशन बोली, पोटेंशियल इज नथिंग बट द वर्क डन to bring a unit positive charge from infinity to point P, so that is the potential at point P। तो सिंपली ये आपका पोटेंशियल हो गया, ठीक है। चलो तो अब ये पोटेंशियल किसकी वजह से आया, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब देखिए मैंने जैसे बोला कि मल्टीपल चार्जेस की वजह से पोटेंशियल आएगा, और भी जो क्वेश्चन बनेंगे, ओके। अब क्वेश्चन तो ये एक तो सिंपल हो गया, ठीक है। अब इसको अगर वर्कआउट करें तो ये पोटेंशियल आ जाता है, ओके, पोटेंशियल ये बेसिक फॉर्मूला। अब हम वर्कआउट करेंगे तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, के क्यू बाय आर, क्या पढ़ लिया, ये के क्यू बाय आर होता है। जब हम डिराइव करेंगे तो फॉर्मूला ये आ जाएगा, इसको वर्कआउट करेंगे, आपने फॉर्मूला जैसे वर्क डन पढ़ा है तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर। आप ऐसे वर्कआउट करते छोटे 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 डी आर लेके, और ये एफ एक्सटर्नल किसके बराबर होता है, देखो यहाँ ये जो फोर्स लगाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी रिपेल करते हुए, ऐसे लगेगी, और हम ऐसे फोर्स लगा के उसको करीब ला रहे हैं, ठीक है ना। सो हियर दिस एफ एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ई, सो यू कैन राइट वर्क डन इज इक्वल टू ये माइनस एफ ई डी आर। तो इससे वर्कआउट करें तो आपको ये फॉर्मूला आता है, ये आपको मालूम है, ठीक है। चलो तो ये हो गया कि भाई इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे कितना आएगा पोटेंशियल, तो के क्यू बाय आर आएगा। इसी तरह से आप मल्टीपल चार्जेस भी ले सकते हैं, ओके, मल्टीपल चार्जेस भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक चार्ज ले लिया, यहाँ पे एक चार्ज ले लिया, और ये एक पॉइंट ले लिया, यहाँ से सपोज ये डिस्टेंस है ये r1 और ये डिस्टेंस है r2, दिस इज q1, दिस इज q2। अब पूछा कि बताओ इसका पोटेंशियल क्या होगा, तो आपको सम करना पड़ेगा अभी यहाँ पे, ओके, सुपरपोजिशन वाला कंसेप्ट। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंपली ये इसकी वजह से लिखोगे, दिस v इज इक्वल टू, पहले इसकी वजह से आएगा पॉइंट, ये पॉइंट p है सपोज, तो आप लिखोगे के q1 बाई r1 प्लस के q2 बाय r2। अच्छा अगर ये कोई इनमें से निगेटिव रहा तो यूज द साइन एज इट इज, जैसा साइन है वैसा यूज करने का है, ओके, आपको सेम साइन यूज करना पड़ेगा। अगर सपोज हमने मान लिया ये माइनस है तो लगा दो यहाँ पे ये माइनस लेना पड़ेगा, के माइनस q2, ठीक है, जो साइन है वही लेके आप सॉल्व कर लोगे। अरे तो वोल्टेज या पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, आपको जैसे है वैसे ही यूज कर लेना, जो साइन है वो यूज कर लेंगे और डायरेक्टली ऐड करते चलेंगे। यहाँ पे वेक्टर है नहीं तो वेक्टर एडिशन का क्वेश्चन ही नहीं बनता है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया। तो ऐसे आपको कई सारे क्वेश्चन रहेंगे, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किए थे, आपको हो सकता है ऐसा भी क्वेश्चन दे दे कि भाई ये स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे यहाँ पे हमने ऐसे लगा दिया, ओके, सेम चार्ज, सपोज ये भी क्यू, ये भी क्यू, ये भी क्यू, ये भी क्यू, और पूछ रहा है कि भाई बताओ यहाँ पे कितना जो है ना सेंटर पर कितना पोटेंशियल होगा, ये सेंटर पर जो है ना पोटेंशियल कितना होगा यहाँ पर, ओके, ये सेंटर पर। अब यही क्वेश्चन फील्ड के लिए भी बन सकता है, तो फील्ड के लिए क्या होगा, ये सिमिलर चार्जेस है, ओके, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, हमने पढ़ा है। लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, देखो हर एक की वजह से आएगा, ओके, ये सब हर एक की वजह से आएगा, इसकी डायरेक्शन नहीं होगी, स्केलर है, डायरेक्ट ऐड होते जाएगा,
तो आप क्या करोगे, हर एक की वजह से ये सेम डिस्टेंस है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो हर केस में के क्यू बाय आर होगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ के क्यू बाय आर। तो आप इस तरह से वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमने सिंपल जो पॉइंट चार्ज का कंसेप्ट था या मल्टीपल जो पॉइंट चार्जेस थे उसकी वजह से हमने देख लिया। अब यहीं पे जो है ना देखिए दूसरा जो बनता है वो है कि भाई आपको डाइपोल की वजह से पूछेगा, ठीक है, आपको जो है वो डाइपोल की वजह से पूछेगा। तो डाइपोल का फॉर्मूला आप चाहे तो आप यहीं पे देख सकते हैं या फिर आगे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए एक चीज और बताते हैं फिर डाइपोल पे जाएंगे। देखो हमने यहाँ पे बोला इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज दोनों के लिए भी पूछ सकता है। जब दोनों चैप्टर होते हैं ना क्वेश्चन मिक्स भी पूछा है, ओके। जैसे मैंने स्टार्ट में बोला था कि भाई ये स्फेरिकल चार्ज जो है स्फीयर वाला, तो वहां पे भी जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को दोनों को पूछा है। तो इसी तरह से देखो मैं एक ग्राफ यहाँ पे बताते हुए फिर आगे बढ़ता हूं, ओके। चलिए चलिए रब कर दें इसको। चलिए सो आगे बढ़ते हैं हम। सो ग्राफ हम देख लेंगे एक, ये रब कर देता हूं, चलो ये रब कर देंगे। सो देखिए आपको एनसीईआरटी में ग्राफ दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, ये जो ग्राफ है इसके साथ में पोटेंशियल का भी ग्राफ दिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड जो है आपको जो है पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखो आप अभी हमने पढ़ा कि भी पोटेंशियल इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। सो अगर ये कांस्टेंट है तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। तो यहाँ पे अगर हम ग्राफ देखेंगे सो दिस इज हाइपरबोलिक, ये वोल्टेज मान लिया, स्क्वायर मान लिया, यू नो वेरी वेल कि भाई जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइपरबोलिक होता है। अच्छा ये एक चीज देख लिया। दूसरे पहले वाले चैप्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको ग्राफ के वक्त बताया हूँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया तो सिंपली हाइपरबोलिक, ग्राफ ऐसा ही बनेगा। लेकिन अब जो है ना यहाँ पे बता दिया उसने कि भाई ये E, V है और ये R है। अब बताओ कि ग्राफ कैसा आएगा। चलो मैं दो कलर से बताता हूं, ओके। अब देखिए यहाँ पे ये मैं जो है, चलो ये ऐसे, ठीक है, ये मैंने वोल्टेज के लिए बताया। अब देखो माइनर पहले ड्रॉ कर देता हूं फिर आपको समझ में आएगा कि किस तरह का चेंज है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है और ये ब्लैक वाला जो है ना वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, सॉरी ये रेड से लिख दिया मैंने, ओके। अब देखिए यहां पर, ओके, ये जो भी वैल्यू रहेगी, ओके, ये जो भी वैल्यू आप लेंगे, ओके, जब इस वैल्यू आर की छोटी रहेगी तो यहां देखो प्रोपोर्शनलिटी कैसी है, स्क्वायर से, ओके। तो ये जो है वैल्यू जो है यहाँ पे ये यहाँ पे जैसे आगे बढ़े तो इस पे जो है यहाँ पर ये जो रहेगी, ओके। तो ये प्रोपोर्शनलिटी की वजह से देखो कम या ज्यादा होगी, ओके, कम या ज्यादा होगी। तो अब ये अगर हम आगे बढ़े, ये से आगे बढ़ते जा रहे हैं तो इस पे अगर आप देखो ये बढ़ है तो यहाँ पे ये ई ऐसे देखो, आप इधर देखो, और ये इसी वैल्यू पर यहाँ पे ये पोटेंशियल आ रहा है, आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा कम हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा कम होगी, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। 1 से अगर बढ़ के आ जाए जहां पे R की वैल्यू, ओके, ये R अगर 1 से बढ़ के होगा तो ऑब्वियसली ये वैल्यू जो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है वो और ज्यादा कम होगी। फॉर एग्जाम्पल देखो हम दो चीजें देखते हैं, यहाँ पे सपोज ये जो है ना 1 हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, R की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो R की वैल्यू 1 रख के देख लो, देखो ये पोटेंशियल, और यहाँ पे लिखता हूं मैं, चलो यहाँ लिखता हूं V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूं के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो R की वैल्यू 1 होगी, ओके, अगर R की वैल्यू 1 लेंगे तो V इज इक्वल टू के क्यू एंड E इज इक्वल टू के क्यू, दोनों सेम। तो यहाँ पे देखो जब R की वैल्यू 1 होगी तो दोनों सेम हो जा रहे हैं, आ रहे समझ में, दोनों सेम।
लेकिन अगर r की वैल्यू 1 से कम होगी तब क्या होगा, देखो r की वैल्यू 1 से कम होगी और r की वैल्यू 1 से बढ़ के होगी। चलो दोनों एग्जाम्पल देखते हैं, इसको मैं रब करता हूं, यहां पे बता दो, चलो इधर बता देंगे, आप देखते चले। पहला एग्जाम्पल लेता हूं मैं, r की वैल्यू जो है, चलो आसान लेते हैं पहले वाली, कि भाई अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, ओके ग्रेटर देन 1, 2 ले लो, चलो क्या लेते हैं, तो इसको क्या ले लो, r इज इक्वल टू 2 ले लो। अब रख के देखो v क्या हो जाएगा, के क्यू बाई 2 हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, के क्यू बाई 2 स्क्वायर, मतलब 4 हो जाएगी। तो ये तो के क्यू बाई 2 है, और ये क्या हो जा रहा है, के क्यू बाय 4 हो जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और कम है। तो देख लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है, तो यहाँ पे अगर मैं आर की वैल्यू 2 बोल दूं, तो ये जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, पोटेंशियल ज्यादा है, देख लो ये यहाँ पे आप ये वाई एक्सिस पे देखो ये, ठीक है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, ये ज्यादा है, आ रहा है समझे। अच्छा दूसरा एग्जाम्पल, अगर हमने r की वैल्यू लेस देन 1 ले लिया, लेट r इज इक्वल टू 1/2 ले लिया, अब क्या होगा, v इज इक्वल टू के क्यू बाय ये 1/2, तो ये 2 k क्यू हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है, 2 k क्यू। चलो इसी को मैं जो है ना दूसरा, ये जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड भी वर्कआउट करता हूं यहाँ पे, E इज इक्वल टू, ओके ये के क्यू डिवाइड बाय 1/4, तो ये हो जाएगा 4 k क्यू। तो कौन ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो गया। जब r की वैल्यू लेस देन 1 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी और पोटेंशियल कम होगा, ठीक है ना। तो देख लो यहाँ पे r की वैल्यू जब कम रहेगी, ओके, तो यहाँ पे एक वैल्यू पे देख लो, चलो ये जो है ना ये यहाँ पे सपोज ये r इज इक्वल टू ये 1/2 है, तो अब यहाँ पे देख लो ये v की वैल्यू आ रही है और ये जो है ना ये e की वैल्यू आ रही है, तो e ज्यादा है, ओके e क्या है, ज्यादा है, समझ रहे हैं ना। देख लो ये यहाँ पे ये बताता हूं मैं ऐसे, ओके क्लियर कर लो, कंसेप्ट नहीं समझा है, पहले पढ़े नहीं है तो समझ लो, ओके। तो देखो ये r की वैल्यू 1/2, ये हमने लिया r की वैल्यू 1/2, तो ये पोटेंशियल की वैल्यू हो रही है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, देख लो ज्यादा आ रही 4 k क्यू, और वोल्टेज कितना आ रहा है, पोटेंशियल कितना आ रहा है 2 k क्यू, ठीक है। तो ये ग्राफ जो है ना एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ओके, तो इसको भी याद रखें, ओके। आपको जो है ना क्वेश्चंस प्रैक्टिस के हो या कुछ ना कुछ हो या एग्जाम में हो, पूछा जा सकता है, ओके, मिस नहीं करने का। एनसीईआरटी ने दिया क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड कुछ बनाकर भी दे सकता है, इस तरह की सिचुएशन देकर भी पूछ सकता है, ठीक है। चलो तो ये हो गया हमारा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसके बीच में किस तरह का रिलेशन बनता है, किस तरह का ग्राफ आता है। चलिए हम बात कर रहे थे यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो मैंने पॉइंट चार्ज के हिसाब से बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो सिंपली फॉर्मूले के हिसाब से आप चल सकते हैं, ओके। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हम जो है डायरेक्टली लिख देंगे, देखो डिराइव वो करते तो बैठना नहीं हमको, ओके। तो ये हो जाता है आपका V, चलो यहाँ छोटी सी हेडिंग लगाते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ठीक है। अब देखिए डाइपोल आपने ऐसे बता दिया इस तरह से, ये -q ये +q। अब देखिए यहाँ पे एक्सियल लाइन पर ही आपको मिलेगा, ठीक है, ये जो पॉइंट यहां से, ओके, तो यहाँ ये जो है ना ये एक्सियल लाइन हो रही है, दिस इज द डाइपोल मोमेंट p बार। तो एक्सियल लाइन, एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, ओके। अब एक्सियल लाइन पे ये जो आएगा, ओके, इसको डायरेक्टली आप जनरल फॉर्मूला हम लिख सकते थे, ओके। तो ये आता है देखो के ई v इज इक्वल टू के ई पी कॉस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ओके। क्या आता है ये के ई पी कॉस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, जनरल फार्मूला। अब देखो ये जो एक्सियल लाइन होती है, ओके, एक्सियल लाइन, इसका जो जनरल होता है ना, मतलब ये इस तरह से आप देख सकते हो, ये ऐसे, ये यहाँ पे ये इस तरह से,
तो मैं फिलहाल क्या बता रहा हूँ कि भाई आपको ये एक्शन लाइन, तो ये एंगल थीटा होता है, ये हमने पॉइंट पी ले लिया यहाँ पर, तो ये लाइन जो है ना इसके साथ एंगल कितना बन रहा है, ये थीटा बन रहा है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये डाइपोल है। तो अगर ये एक्सियल लाइन रहेंगी तो थीटा की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, समझ में, थीटा की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो थीटा की वैल्यू अगर जीरो रखेंगे हम, सो दिस v इज इक्वल टू ये के ई पी, ओके, कॉस जीरो, और ये हो जाएगा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अच्छा एक और चीज और वैल्यू बन सकती है, माइनस के ई पी कॉस थीटा, ये थीटा की वैल्यू जीरो ले लिए, तो अगर थीटा की वैल्यू हमने अगर 180 ले लिया, कि भाई इधर भी तो बन सकता है ना, ये पॉइंट जो है ना इधर रहेगा तो ये थीटा की वैल्यू जीरो हो रहेगी, और अगर इधर लेंगे तो ये एंगल यहाँ पे कितना बन जाएगा, थीटा की वैल्यू 180 बनेगी। तो दिस में भी v इज इक्वल टू माइनस, ओके, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, ये है थीटा की वैल्यू जीरो पे, तो v इज इक्वल टू के ई पी डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आप जो है ना निगेटिव बता सकते हैं, आप क्या बता सकते हैं, निगेटिव भी बता सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या होगा कि थीटा की वैल्यू 180 होगी, ओके, थीटा की वैल्यू 180 होगी, बट मेनली ये यूज होता है, हम एक साइड में देख लेते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल जो है मैग्नीट्यूड लेंगे तो के ई पी बाय आर क्यूब, सॉरी आर स्क्वायर ही आएगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड लेंगे तो माइनस साइन चला जाएगा, के ई पी बाय आर स्क्वायर ही आएगा, समझ में आ रहा, लेकिन आपको क्लियर रहना इसलिए बता दिया कि इधर साइड थीटा की वैल्यू जीरो होगी, इधर साइड देखो ये जीरो, तो ये जो है ना ये इस तरह से देखो, ये इधर जीरो, ये ऐसे बढ़ते जा रहा है एंगल, बढ़ते 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 ये 90 हो गया, 90 के बाद इधर क्या हो गया, 180 हो गया, ओके। अच्छा तो ये हो गया एक्चुअल लाइन पे, व्हाट अबाउट बाइसेक्टर या इक्विटोरियल लाइन पे, थीटा की वैल्यू 90 हो जाती है, देख लो यहां से ये 90 हो गया, थीटा की वैल्यू 90 यहां रख दो, cos 90 क्या होता है, जीरो, तो सिंपली पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो, क्यों, तो cos 90 जीरो हो जाता है, ये बेसिक फार्मूला है, ये बेसिक फार्मूला, इसमें आप एक्चुअल लाइन के लिए कर लो, बाइसेक्टर के लिए कर लो, ठीक है। तो आपको सिंपली इस फॉर्मूले के ऊपर पूछा है, ठीक है, क्लियर है, चलो कॉपी करना है कॉपी कर लो, चलो पॉज करके, ओके। चलिए जो भी नहीं समझा आप जो है ना कमेंट करें, ओके, मैं कमेंट के लिए भी अगर ज्यादा कॉमन कमेंट रहेंगे या इससे इस लेक्चर से किसी लेक्चर से अगर कमेंट ज्यादा रहेंगे तो डेफिनेटली हम उसके लिए एक छोटा सा जो है और एक सेशन लेकर उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन, ठीक है, देखो फॉर्मूला है, फॉर्मूले के बेसिस पर हमने बता दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। सो अब नेक्स्ट है स्फेरिकल चार्ज, ठीक है, चलिए मैं रब कर देता हूं ये सारी चीजें, हमको पूरा ये लगेगा कवर करने के लिए, चलो चलिए। सो अब जो है हम स्फीयर के लिए लेंगे, ओके। अब देखिए यहां पर, ओके, जो स्फीयर होता है, तो ये जो टॉपिक है हमारा, ओके, इसके बाद में इस पर आ जाता हूँ, ठीक है, अभी थोड़ा होल्ड करता हूँ, पहले इक्वी पोटेंशियल लेता हूँ, उसके बाद में ये वाले टॉपिक पे आ जाता हूँ, थोड़ा एक कंसेप्ट यहाँ पे सीखना आपको जरूरी होता है जिससे ये आसान हो जाएगा। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, सिंपली देखो ये वाले टॉपिक के लिए, ये वाला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ओके, तो इसके आपको प्रॉपर्टीज, ओके, ये जो प्रॉपर्टीज लिखे हैं, तो आपको प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस किसे कहते हैं तो आपको पता ही है, ठीक है ना। देखो जहां, ओके, जहां पे पोटेंशियल सेम आ रहा है, सेम पोटेंशियल को यूज करके जो सरफेस बनेगी, कैसे बनेगी, चलो एक नजर देख लो। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है सपोज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे आगे बढ़ते जाती है, ओके, ये जो है ना पोटेंशियल कम होते जाता है, ओके, इसको भी बताएंगे, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे देख लिया ये पॉइंट, इसको लेकर अगर हमने एक प्लेन बना दी, ओके, एक्चुअली ऐसे बनाई जाती है, ओके, ये जो है ना इस तरह से, ये ऐसे, तो ये जो प्लेन रहेगी इसमें जो सारे पॉइंट, सेम पॉइंट को हम एक प्लेन में ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, तो हमने सारे सेम पॉइंट को ऐसे एक प्लेन के जैसे ले लिया, तो वो जो प्लेन होती है वो होती है इक्वी पोटेंशियल, या जो वो सरफेस होती है उसको हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई उस सरफेस पे किसी भी जगह पे पोटेंशियल कैसा रहेगा, सेम रहेगा, नाम ही लिखा है ना इक्वी पोटेंशियल, ठीक है।
अब देखो इनके जो प्रॉपर्टीज होते हैं, तो पहली प्रॉपर्टी तो डेफिनेशन ही लिख दो कि भाई सब जगह सेम पोटेंशियल आएगा, सब जगह सेम पोटेंशियल आएगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे साथ में जो है ना, अब जैसे वर्क डन हमने पढ़ा था, ओके, तो वर्क डन हमने देखा था कि भाई पोटेंशियल का फॉर्मूला वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज, ये ऐसे आया था। ये जो पोटेंशियल होता है इसको एक्चुअली हमने बोला था कि चेंज इन पोटेंशियल, सो वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी, क्यू इंटू डेल्टा वी। अब देखिए इसकी जो प्रॉपर्टी है उस, ये वाले क्वेश्चन इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, इससे रिलेटेड भी जो है ना वो प्रॉपर्टी का डिस्कशन है। तो ये जो पहले ही पॉइंट जो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो वहां पे मैंने ये फॉर्मूला जो है आपको इस पे क्या क्वेश्चन बनता है वो थोड़ा सा रह गया है, तो यहाँ पे देख लो। देखो इस तरह से देता है कि भाई ये जो है एक यहाँ पे चार्ज है सपोज क्यू, इसके प्रेजेंस में यहाँ ये जो चार्ज है इसको हम यहाँ लेकर जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ लेकर जा रहे हैं, तो बताओ कितना वर्क डन होगा, बताओ कितना वर्क डन होगा। तो सिंपली क्या करेंगे आप, इस पोटेंशियल की वजह से यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा, सपोज हमने V इनिशियल मान लिया, ठीक है, V इनिशियल, और यहाँ पे कितना आया तो इसको हमने V फाइनल मान लिया, ओके। तो अब क्या करेंगे आप, इनका चेंज इन पोटेंशियल ले लोगे, V फाइनल माइनस V इनिशियल, ठीक है, ये डेल्टा V आ गया। और आपने किस चार्ज को मूव किया, चलो जो चार्ज को मूव करते हैं वो लिखते हैं यहाँ पे, सॉरी, जो चार्ज को हम मूव करते हैं, ओके, ये कौन सा, ये वाले चार्ज को मूव किया, इसकी तो फील्ड है, ओके, इसकी फील्ड है, इसकी फील्ड में हम घुमा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो चार्ज रहेगा ये कौन सा रहता है, जिसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी, इससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप एक दो क्वेश्चन इसके भी कर लो, क्योंकि ये जो है ना जो पुराने वाले क्वेश्चन थे वो पूछे थे, ऐसे आपको 3-4 पीवाईक्यू मिलेंगे 2015 के पहले के, ओके, 2015 से पहले इस तरह के मिलेंगे। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे इक्विपोटेंशियल सरफेस की, तो इसकी एक प्रॉपर्टी ये है वर्क डन, ओके, ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ओके, वर्क डन टू मूव ए चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहां से ये चार्ज क्यू को यहां लेकर जा रहे हैं, सो देयर इज नो वर्क डन, वर्क डन विल बी जीरो, क्यों, तो देखो यहाँ पर भी पोटेंशियल जितना रहेगा उतना यहाँ पर भी रहेगा, सो देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब देखिए इसके साथ में एक और प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ेगी, ओके, कि ये जो है जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, ठीक है ना, ये जो सरफेस होते हैं ना, यहाँ पे देखो ये जो बताया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इट इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ओके, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसी होती है, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, समझ में आ रहा है। ये प्रॉपर्टीज आप याद रखो, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस, सिंपल, इसमें और कुछ है नहीं। हाँ, एक चीज याद रखें, जो एनसीईआरटी में फिगर दिया है, आपको मैं हिंट कर रहा हूं, देखो दो पॉजिटिव चार्जेस और डाइपोल के लिए, डाइपोल के लिए दिया है और दो पॉजिटिव चार्जेस के लिए दिया है कि ये किस तरह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस किस तरह की आती है। तो देखो ये डाइपोल के लिए ये ऐसे बताया, ये माइनस चार्ज और यहाँ पे ये जो प्लस चार्ज है, ओके, तो उसके भी अराउंड में इस तरह से लाइन आ जाते हैं, ऐसे बता दिया है, ओके। इसी तरह से जो टू पॉजिटिव, ओके, टू पॉजिटिव चार्जेस, टू पॉजिटिव चार्जेस, तो इसमें अगर आप देखेंगे ये दोनों भी पॉजिटिव चार्जेस है, इस तरह से यहाँ पे भी पॉजिटिव ये चार्जेस है, इसके बाद ये ऐसे बनते हैं, ये इस तरह से बन जाएंगे। तो ये भी फिगर दे रखा है, तो इसको भी ध्यान दें, इसके ऊपर भी प्रैक्टिस में तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको जो है ना मेन एग्जाम में भी पूछ सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने सारी जो पॉइंट्स है वो कवर कर लिया कि भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर, ओके, अब जो नेक्स्ट जो रिलेशन है, ओके, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ओके, फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल बता दिया मैंने, एंड पॉजिटिव चार्जेस ये भी बता दिया। अब देखो इसमें था नेक्स्ट पॉइंट, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके ऊपर भी सॉरी मेन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं, ओके, चलो इसको देख लो आप, ठीक है। चले आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चंस, ये जो फॉर्मूला बनेगा इसका, देखो
ये अब ये वाला हम पढ़ रहे हैं, ये वाला रिलेशन, ये वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये वाला। तो इसमें जो है ना ये जो रिलेशन बनता है, ओके, V इज इक्वल टू सॉरी E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dr, माइनस dV बाय dr, ये बनता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ओके, इट इज द पोटेंशियल, ओके, हम ये जो ले रहे हैं, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ V ले रहे हैं, ओके, डेरिवेटिव हम जो है ना पोटेंशियल ले रहे हैं। एक्चुअली ये जो है ना इसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट, ठीक है ना, माइनस ऑफ ग्रेडियंट। तो खैर ये टर्मिनोलॉजी उतना ज्यादा यूज नहीं होती, तो याद नहीं भी रखे तो चलेगा। माइनस dV बाई dr, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फॉर्मूला होता है, आप सिंपली जैसे V बाय R, ये मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं हम, ये क्या लिख रहे हैं हम, मैग्नीट्यूड लिखते हैं। तो यही जो है ना एक्चुअली ऐसा लिखते हैं, E इज इक्वल टू डेल्टा V बाय डेल्टा R, ओके, डेल्टा V बाय डेल्टा R। इसी को हम जो है ना ऐसे लिख सकते हैं भाई, बहुत छोटे चेंज के लिए। लेकिन माइनस साइन क्यों लगी है, क्यों कि जैसे जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आगे जाती है पोटेंशियल डिक्रीज होता है, पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीजेस, ओके, जैसे जैसे फील्ड लाइन आगे जा रहे हैं सो पोटेंशियल क्या होता है, ये डिक्रीज होता है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ये इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कि बताओ ये A, ये B, ये C, ओके, ए बी सी, यहां पर जो है कि भाई ये जो है कहां पे पोटेंशियल कम रहेगा, कहां पे पोटेंशियल कम रहेगा, तो सबसे कम ये सी पे रहेगा, सबसे ज्यादा ए पर रहेगा। जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, ओके, तो ये पोटेंशियल कम होते जाता है, पोटेंशियल क्या होते जाता है, कम होते चले जाता है, ठीक है। तो खैर इस तरह का भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, यू कैन डू द प्रैक्टिस, ठीक है, एक या दो क्वेश्चन आप इसके भी कर सकते हैं। चलिए अब देखिए ये जो फॉर्मूला बता दिया मैंने, इज इक्वल टू dV बाई dr, अगर पोटेंशियल दिया है, ओके, आपको पोटेंशियल देगा और आप इसको जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इससे पता करोगे। तो सिंपली वोल्टेज V इज इक्वल टू आपको ऐसे दे देगा 4x², और भी दे सकता है टर्म, लेकिन सपोज मैंने आसान ले लिया 4x², तो आप क्या करोगे, सिंपली आप ये लिखोगे E इज इक्वल टू, ओके, माइनस d बाई डी एक्स। अब ये विथ रिस्पेक्ट टू x है तो सिंपली x लिख दो, ओके, ये लिख लेंगे आप, ये v क्या दे रखा है, तो 4x², बस आप डिराइव कर लो, आंसर आ जाएगा, ओके, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये हम जो है ना ये मैग्नीट्यूड, मतलब इसको डायरेक्शन के हिसाब से लिखेंगे, तो आप डायरेक्शन के हिसाब से ऐसा लिखोगे माइनस, ओके, आप यहां पे लिखोगे dv बाई डी एक्स, ओके, आई कैप प्लस dv बाई dy जे कैप प्लस dv बाई dz ये k कैप, आप इस तरह से लिखोगे। अगर डायरेक्शन के हिसाब से लिखना है तो ऐसा लिखोगे, ठीक है। तो टर्म जैसा रहेगा, खाली x रहेगा तो x वाला लेके सॉल्व करोगे, x और y के टर्म में दे, कभी ऐसे भी देगा 4x² yz, तीनों आ रहे हैं, ओके, ऐसा दे सकता है। एग्जाम्पल देख लो, जैसे हमने लिखा v इज इक्वल टू 4x² y, ओके, ये z। अब आपको हर एक के हिसाब से करना है, पहला करेंगे यहाँ तो ये yz कांस्टेंट रहेंगे, y के हिसाब से करेंगे तो 4x² z कांस्टेंट रहेगा, z के हिसाब से करेंगे तो ये 4x² y कांस्टेंट रहेगा। तो आप उसको वर्कआउट करें, 2-3 क्वेश्चन आप इसकी प्रैक्टिस करें तो आपको आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और आप ट्राई कर लें, ओके, एक और तरह से, ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए ज्यादातर क्वेश्चन तो जो 1 से 2 जो क्वेश्चन पूछा है वो इसी तरह के पूछा है कि पोटेंशियल दे दिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। इसका उल्टा भी हो सकता है, तो रिलेशन इस तरह का भी हो सकता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड दे के पोटेंशियल दे दें, तो यहाँ पे फॉर्मूला इंटीग्रेशन का बन जाता है। तो यहाँ पे फर्क देखो कि ये जो पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई बार डॉट डी आर बार, ओके, ई बार डॉट डी आर बार, आपको इस तरह से भी ये जो है ना क्वेश्चन इसके ऊपर भी बन सकता है, ठीक है, इसके ऊपर भी जो है ना क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, ओके, आप उससे जो है उसको वर्कआउट करेंगे, ठीक है। आर की रेंज देगा आपको कि भाई यहां से यहां तक मूव कर रहे चार्ज को, ओके, तो बताओ पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है, वहां से वहां तक का बताएगा। तो आप जो है ना आर की रेंज लगा दोगे और सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ये एक्चुअली ई
डी आर कॉस थीटा, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 ही रहती है, तो आपको सिंपली ये v इज इक्वल टू माइनस ई डी आर हो जाएगा। ई की वैल्यू देगा आपको आर के फॉर्म में या एक्स के जो भी फॉर्म में देगा, तो आप उसकी रेंज लगा दो। ठीक है, चले, तो ये जो है एक आध क्वेश्चन आप जो है ना ये इसके ऊपर भी कर सकते हैं। तो ये जो है हमने ये जो सेकंड पॉइंट है ये देख लिया। ठीक है, अब ये फॉर्मूला ये याद रखिए, ये हमको जो है ना ये जो स्फेरिकल चार्ज के लिए पढ़ना था वो यूज होगा। ठीक है, चलो आप कॉपी कर लो, आगे बढ़ते हैं। ओके, अच्छा एक पॉइंट, जैसे ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्योरेटिकली तो हो गया, इसके ऊपर जो है आपको न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। ओके, क्या आपको पूछता है, ये जैसे मैंने बताया प्रॉपर्टी, तीसरी जो प्रॉपर्टी होती है कि भाई ये जो फील्ड लाइंस होते हैं इस पे जो है हमने अभी देखा था, चलो यहाँ बताते हैं। ये जो फील्ड लाइंस है, ओके, इन पे परपेंडिकुलर होती है, याद रखो। ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होती है, परपेंडिकुलर। तो आपको क्या करता है, इनमें से कोई एक देके दूसरे की डायरेक्शन पूछता है। ये बोल देगा कि भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर मेकिंग 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, ओके, विथ एक्स एक्सिस, जैसे ये वाला आ रहा है समझ में, दिस इज वी आर हैविंग 45 डिग्री, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहे हैं। सो बताओ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो कैसी होनी चाहिए, इसमें परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ये ऐसी होनी चाहिए। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, विद द एक्स एक्सिस 135 डिग्री। देखो ये 45 और ये 90, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और जो है आपको न्यूमेरिकल टाइप का भी क्वेश्चन इस पे बन सकता है, तो ये देख ले आप। तो मैं जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको बता दे रहा हूँ, किस तरह के बन सकते बता दे रहा हूँ। इस पे न्यूमेरिकल भी बन सकता है, बोला मैंने, इस पे आपको न्यूमेरिकल भी बन सकता है। आपको प्रैक्टिस वाले जो भी शीट्स रहेंगे या जो भी डीपीपी या प्रैक्टिस के जो आप बुक्स यूज करते हैं उनमें आपको पक्का जो है क्वेश्चन मिल जाएगा। ओके, कि फील्ड लाइंस ऐसे जाते हुए बताएंगे, उस पे परपेंडिकुलर आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस देगा और कोई एक डिस्टेंस बता देगा। ठीक है, तो उससे आपको वर्कआउट करने के लिए दे सकता है। ठीक है, तो इस पे कुछ न्यूमेरिकल जो मिलता है वो भी करें, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो भी करें। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल या नॉन कंडक्टिंग जो स्फीयर होता है उसकी वजह से हम देखेंगे। चलिए मैं रब करता हूं, आप कॉपी करना है तो कॉपी कर लो। ठीक है, चलो ये रब कर देते हैं। चलिए सो ये हम आगे बढ़ते हैं। चलिए सो अब देखिए यहाँ पे हमने जैसे लास्ट जो हमारा चैप्टर हमने पढ़ा था तो उसमें हमने दो हिस्से कर दिए थे। ठीक है, हमने जो है ना ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल, ये जो कंडीशन हमने रखा था उसी तरह के लेंगे। चलिए पेन बदलते हैं हम। ओके, अभी जो पहला केस, तो इसमें जो है ना कंडक्टिंग शेल, शेल का मतलब क्या होगा, ये होता है हॉलो स्फीयर। मैंने बोला था ये जो दो तीन चीजें रखेंगे सब सेम रहने वाला है। उसके बाद जो है सॉलिड स्फीयर, कंडक्टिंग, ओके, कंडक्टिंग, सो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तीसरा ओके नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। ओके, अब ये तीनों के लिए सेम सिचुएशन होती है, तो खैर सब सिचुएशन बताता नहीं है, लेकिन शेल है, ओके, या अगर कंडक्टर कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉलिड है, तो ये सेम जो है ना ये तीनों के लिए एक जैसी सिचुएशन आती है। तो इसमें क्या होता है, अब देखो हम बात कर रहे हैं, ये जो ऐसे हमने ले लिया, इसका रेडियस आर है। अब पूछता है कि भाई ये यहाँ पे ये ए पॉइंट ले लिया, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर से कम है, ये ऐसा ले ले चले, ये ऐसा मैंने ए पॉइंट ले लिया। इसके बाद यहाँ पे मैंने ये बी पॉइंट ले लिया और यहाँ पे मैंने ये जो है ना सी पॉइंट ले लिया, तो आर इज ग्रेटर देन आर, और यहाँ पे आर इज इक्वल टू ये आर हो जाता है बी पॉइंट पे। तो अब यहाँ पे पोटेंशियल पूछता है, तो अब देखो ये जो अंदर के अंदर जो है अंदर, ओके, इन तीनों केस में
ये दोनों तो हॉलो है, हॉलो है तो अंदर तो चार्ज ही नहीं रहेगा। अब ये जो सॉलिड स्फीयर है तो लेकिन ये कंडक्टिंग है, तो कंडक्टर हमने स्टार्ट में जो चार्ज के जो प्रॉपर्टीज होते हैं ना, उसमें देखो लास्ट में एक प्रॉपर्टी हमने लिखी थी कि चार्ज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ओके, इट इज नॉट रिसाइडिंग इन बिटवीन, मतलब कहीं पे बीच में नहीं। ये पूरा अगर सॉलिड कंडक्टर है तो कंडक्टर में बीच में नहीं, पूरा की पूरा जो फ्री चार्ज होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो पूरे कहाँ जाते हैं, सरफेस पे आ जाते हैं। तो इनसाइड कुछ भी चार्ज नहीं रहता, तो चार्जेस नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, के क्यू बाय आर स्क्वायर होती है ना भाई। अगर चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आएगी, ड्यू टू चार्ज आती है। ओके, हमने स्टार्ट में तो वही पढ़ा ना भाई कि भाई ये चार्ज क्या होता है, चार्ज जो है मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है मटेरियल्स में, ठीक है ना। चलो, तो ये जो है ना अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होती है, देखिए हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा, E इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर, दैट इज इक्वल टू, अगर जीरो सो दैट मीन्स dv बाई डी आर इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो v है पोटेंशियल, इसका डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, इट मीन्स v इज कांस्टेंट, क्या होगा, v जो है कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इनसाइड जो है ना सिंपली यहां जो ग्राफ आएगा वो आप इस तरह से ड्रॉ करोगे, दिस इज v एंड दिस इज वी आर हैविंग r। तो देखो यहां जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरह का होता है, तो ये जो है ये कांस्टेंट, जो भी वैल्यू होगी इस तरह से आप कांस्टेंट बता दे। इसके बाद क्या होता है भी आउटसाइड यहाँ पे, तो देखो स्फीयर का शेप जो है ना पॉइंट से सिमेट्रिकल होता है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आता है यहाँ पे, के क्यू बाय आर। तो ये जो है यहाँ पे वोल्टेज रहेगा, दिस इज के क्यू डिवाइड बाई डिस्टेंस आर। तो आउटसाइड के लिए यही फॉर्मूला है, इनसाइड के लिए जो है ना ये सिचुएशन थी, लेकिन आउटसाइड के लिए तो फॉर्मूला यही है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ग्राफ कैसा आएगा, हाइपरबोलिक। सो दिस इज द ग्राफ यार। तो आपको इस तरह का ग्राफ मिलेगा ये वाले तीनों केसेस में, ये वाले तीनों केसेस में। अब देखिए यहां पर आगे अगर हम बढ़ते हैं, अच्छा सरफेस पे कितना आएगा, ये यहाँ पे कितना रहेगा कांस्टेंट, तो सरफेस पे क्या होगा, v इज इक्वल टू के क्यू, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, कैपिटल आर। तो इसका मतलब यहाँ पे जो v होगा दैट विल बी के क्यू बाय आर। तो सरफेस पे कितना आ रहा है ये वाले केस में, के क्यू बाय आर, ओके। और स्लोली क्या होगा, वो जैसे जैसे डिस्टेंस आगे बढ़ेगा ये कम होते चला जाएगा, आपको हाइपरबोलिक ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। चलिए आप इसको समझ लें, ओके, कॉपी कर लें। हम जो है ना सेकंड के लिए जाएंगे, ठीक है। चलो आपने पॉज करके कॉपी कर लिया। अब हम जाते हैं नॉन कंडक्टिंग, ओके। अब जो दूसरी कैटेगरी बनती है केस 2, तो उसमें जो है ना हम क्या पढ़ेंगे कि भाई नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, कौन सा पढ़ेंगे हम, सॉलिड, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो ये जो है ना केस 2 है, पहले वाला केस जो तीनों भी थे वो केस 1 में थे, ओके। दिस इज वी आर हैविंग सॉलिड स्फीयर। तो अब देखिए यहाँ पे, अब सॉलिड वाले में क्या, ये नॉन कंडक्टिंग है, तो नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है, जहां पे चार्ज रखेंगे वहीं रहता है। तो अब जो है इनसाइड चार्ज है, तो अब ये वाला ग्राफ नहीं चलेगा, ये वाला ग्राफ नहीं चलेगा। आपको पता है कि भी इनसाइड का जो रिलेशन बनता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर के टर्म में आता है। तो आपको जो है ना पैराबोलिक ग्राफ आपने पढ़ा था, ओके। तो ये इनसाइड वाला पोर्शन थोड़ा सा जो है ये अलग हो जाता है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं। तो ये सेंटर से जो है ना ये ग्राफ जो बनता है वो इस तरह का बनता है। सो दिस इज वी आर गेटिंग पैराबोलिक, ओके, पैराबोलिक ग्राफ बनता है। और आगे जो फिर से वैसी, तो अभी जो सेंटर पे होता है, ओके, मैं वैल्यू लिखते चलता हूं। तो यहाँ पे जो वोल्टेज आता है ये सेंटर, वी सेंटर, ये सेंटर है ना ये, तो ये सेंटर पे कितना आता है, वी सेंटर इज इक्वल टू 3/2 के क्यू बाय आर होता है। कितना होता है सेंटर पे, 3/2 के क्यू बाय आर। और सरफेस पे फिर ये जो है ये सरफेस पे पहुंच गए, तो सरफेस पे के क्यू बाय आर ही होता है। तो ये वाला जो केस है, ओके, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में ये जो सेंटर पे वोल्टेज होता है इट इज ग्रेटर देन वोल्टेज एट द सरफेस। तो ये भी याद रखें, ये भी याद रख, लेकिन केस कौन सा है, दूसरा है। तो ये जो है आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ग्राफ मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। तो ये जो हमने पढ़ा ना, ये पहले वाला केस
ओके, तो इनके ऊपर ये जो इससे पहले वाला केस ये जो बताया था मैंने, इसके ऊपर जो है ना क्वेश्चन जो है ना पूछे हैं, ये जो इस पे 5 से 6 क्वेश्चन जो पूछे हैं ना वो ये टॉपिक है। ओके, पोटेंशियल ड्यू टू दिस स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल चार्ज, चाहे वो कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो। ठीक है, चलिए, सो ये समझ लिया आप। इस तरह का ग्राफ माइनर से ये जो चेंज होगा पैराबोलिक और ये वाला हाइपरबोलिक, तो खैर ये आपको पता ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आप पॉज करके कॉपी कर लें। ओके, चलिए, सो अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। अब पोटेंशियल एनर्जी, अब ये जो फॉर्मूला बनता है ओके पोटेंशियल एनर्जी का, तो पहले हम जैसे पढ़े थे कि भी दो अगर चार्ज है एक ही सिस्टम में तो उनकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 3, 4 ऐसे हमने देखा था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। और अब ये टॉपिक जो है ये बहुत मतलब एग्जाम में कुछ पूछा नहीं है इससे रिलेटेड। ओके, इससे रिलेटेड कुछ पूछा नहीं है। डिस्क्रीट ये जो चार्जेस है पॉइंट चार्जेस, ओके, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं है। सो देखो पोटेंशियल एनर्जी का पहले फॉर्मूला, सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होती है किसी भी मतलब टू चार्जेस के सिस्टम में, तो क्या होती है यहाँ पे। अब देखो, अब हम ये जो है ना पोटेंशियल एनर्जी, तो ये होती है के ई Q1 Q2 डिवाइड बाय आर। क्या होती है, के ई Q1 Q2 डिवाइड बाय आर होती है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना पड़ेगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मतलब सिंपली वर्क डन, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो ये एक आर पावर कम हो जाती है, फोर्स में आर स्क्वायर आती है, उसको और आर से मल्टीप्लाई करें तो आर स्क्वायर नीचे ऊपर आर, आर 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 से आर स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल होके आर बच जाएगा। तो ये सिंपली फॉर्मूला, ये किसके लिए है, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, ये टू चार्जेस के सिस्टम, टू चार्जेस का सिस्टम। अगर ये इसी तरह से नंबर ऑफ चार्जेस ज्यादा होगा, थ्री सिस्टम हो, थ्री चार्जेस का सिस्टम हो, थ्री चार्जेस, थ्री चार्जेस, तो यहां पे क्या करोगे आप, यहां पे जैसे ऐसे थ्री चार्जेस है ये से, ठीक है, इसको लिख दिया Q1, इसको ले लिया Q2, इसको ले लिया हमने Q3, ये R12, ये R23, ये R13। तो इस केस में क्या होगा, देखो ये इसमें कितने टू सिस्टम के चार्जेस बन रहे हैं उन सब की पोटेंशियल एनर्जी लिखना पड़ेगा। तो ये वाले केस में आप क्या लिखोगे, ये जो है Q1 Q2, ये के ई ओके Q1 Q2 डिवाइड बाय R12 प्लस के ई Q2 Q3 डिवाइड बाय R23 प्लस के ई Q3 Q1 डिवाइड बाय R31। इस तरह से आपको थ्री टर्म्स आएंगे। ओके, हर बार आपको पोटेंशियल एनर्जी दो सिस्टम ऑफ चार्जेस कितने बन सकते हैं, तो उस तरह के पॉसिबिलिटी। तो कैसे समझेंगे हम कितने बनेंगे, तो देखो सिंपली ये जो भी नंबर ऑफ काउंट रहेगा आप उसको लेना, कितने टर्म्स आएंगे, टर्म्स के लिए फॉर्मूला बता रहा हूं, ये टर्म्स कितने आएंगे, तो टर्म्स के लिए आप क्या करोगे, इसमें कितने चार्जेस है n, सो n इंटू n माइनस वन, ओके, n इंटू n माइनस वन डिवाइड बाई टू। तो देखो कितने चार्जेस है, थ्री, थ्री इंटू थ्री माइनस वन, टू डिवाइड बाई टू, टू टू कैंसल, आंसर आएगा थ्री। इसी तरह अगर फोर चार्जेस रहेंगे तो फोर इंटू फोर माइनस वन, तो फोर इंटू थ्री डिवाइड बाई टू, सिक्स जो है टर्म्स आएंगे। आप इस तरह से ही वर्कआउट करें, दो तीन क्वेश्चन चार क्वेश्चन आप इससे रिलेटेड करें। ओके, क्वेश्चन नहीं पूछा इसका मतलब ये नहीं कि नहीं ही पूछेगा, आगे पूछ सकता है, तो वी शुड नो दिस वन हाउ वी आर सॉल्विंग। तो जो भी आपके पास जैसे आपने एक्चुअल पढ़ते वक्त जो जो क्वेश्चन किए हैं इससे रिलेटेड आप उसको जो है देख लें। ठीक है, तो बस ये जो है ना सिस्टम ऑफ चार्जेस से रिलेटेड है। अब इसके आगे जो है इसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो पूछा है आपको, ये जो डाइपोल की वजह से पूछा है कि डाइपोल अगर हमने किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो अब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, क्योंकि वो भी दो सिस्टम का चार्ज है। समझ में आ रहा है, तो अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, चलिए हम ये लास्ट वाले पॉइंट पे हम जा रहे हैं। ओके, चलो मैं इसको रब कर देता हूं। तो पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें हम, तो यहाँ पे इस तरह से अगर हमने रख दिया, ये जो है इस तरह से हमने रख दिया उसको, ठीक है, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू पहले जैसे हमने बताया था। ओके, देखिए आप ये जो है ना शॉर्ट नोट्स वगैरह आपके पास जो भी रहते हैं आप उससे पढ़ते चले, ठीक है ना, उससे आप जो है ना ये
पढ़ते चले तो आपको क्लियर रहेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे, चलो मैं कलर थोड़ा सा बदल के बताता हूँ ताकि आपको जो है ना ये क्लियरिटी रहे। ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये एंगल जो है ना ये थीटा बन रहा है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो आती है डायरेक्टली मैं यहाँ लिखता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको मालूम, माइनस पी बार डॉट ई बार होता है। सो दैट इज माइनस पीई कॉस थीटा। देखिए जो ओल्ड PYQ है 2015 से पहले, तो वहां पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको ये सिंपल ये आंसर के ऑप्शन बना के दे दिया था। हमने पढ़ा था कि टॉर्क होती है, टॉर्क लगता है उसमें पीई साइन थीटा, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी लग रही है वो है माइनस पीई कॉस थीटा या माइनस पी बार डॉट ई बार। अब देखिए ये जो है इसके लिए ये कब स्टेबल होता है, सॉरी जो ये इक्विलिब्रियम में होता है, तो कब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। तो अगर यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू 0 ले लें, ओके, थीटा इज इक्वल टू 0 पर, थीटा इज इक्वल टू 0 पर ये जो है पोटेंशियल एनर्जी जो होती है U इज इक्वल टू दिस विल बी माइनस पीई। ओके, ये इससे कंफ्यूज नहीं हो जाना इसलिए मैंने U लिखा है। ओके, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या होती है एक्चुअली, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चलो मैं यहाँ लिखता हूँ दिस इज डेल्टा यू, ये जो है ना ये डेल्टा यू है समझो। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मतलब ये डेल्टा यू। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई कॉस 0 1 हो जाएगा, तो ये मिनिमम रहेगी, दिस इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो वो स्टेबल रहेगा। ओके, अब यहाँ पे जो है ना इसको, ये जब यहाँ पे रहेगा तो नेट टॉर्क भी 0, नेट फोर्स भी 0, तो थीटा की वैल्यू 0, सो नेट फोर्स भी 0 और नेट टॉर्क भी 0, और यहाँ पे एनर्जी जो लग रही है वो कम लग रही है, मिनिमम। सो दिस इज वी आर हैविंग स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, थीटा इज इक्वल टू 0 पे स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, थीटा इज इक्वल टू 180 ले लिया तो आपको cos 180 माइनस 1 आ जाएगा, माइनस माइनस ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी दैट विल बी प्लस पीई। तो ये जो है ना सबसे ज्यादा होगी, ये मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम हो गई एनर्जी मैक्सिमम। ओके, और ये वाले केस में भी क्या होगा, टॉर्क 0 हो जाएगा, फोर्स भी 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब, ओके, इसका मतलब ओके फोर्स तो 0 ही रहेगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं। अब टॉर्क क्या होगा, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, पी साइन थीटा। तो साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है, तो इसका मतलब जो टॉर्क लगेगा वो भी 0 होने वाला है। तो टॉर्क 0, फोर्स 0, तो इक्विलिब्रियम में, बट एनर्जी इज मैक्सिमम, एनर्जी कैसी है, ज्यादा है, तो इसका मतलब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, सो चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया है, डायरेक्टली हम जो है ना इसको जो वर्क डन के लिए फॉर्मूला लिखते हैं मैं वो आपको बता देता हूं। ठीक है, सो वर्क डन के लिए हम फॉर्मूला डायरेक्टली जो है नोट कर लेंगे। ओके, सो दैट यू विल गेट, चलिए यहाँ रब कर दें। ठीक है, चलो अब देखिए आपको क्वेश्चन पूछता हो कि फाइंड द वर्क डन। ओके, ये जो आप इसको घुमा रहे हैं, ओके, जो भी एंगल से, ओके, जो भी थीटा 1 से, सपोज यहाँ पे थीटा 1 एंगल है, अब यहाँ से आपने इतना घुमा लिया उसको, तो ये एंगल बन गया थीटा 2, कितना बन गया, थीटा, थीटा 1 से आपने थीटा 2 रोटेट कर दिया, थीटा 2 तक रोटेट कर दिया। तो ये वाले केस में, ओके, ये जो वर्क डन का फॉर्मूला बनता है दैट इज पीई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, आप इससे वर्कआउट कर ले। तो ये जो है ना एक बार पूछा है, इसके ऊपर जो है क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक हमने पढ़ा ये वाला, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 2021 में जैसे पूछा था वो इसी के ऊपर आया था। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड कि ये जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसमें डाइपोल को रखा तो उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, ओके, उसका स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, उसका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या बनता है। ओके, अब इसमें क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है, थीटा 1 की वैल्यू 0, थीटा 2 की वैल्यू कुछ और दे सकता है 90, 180, या ऐसा भी पूछ सकता है कि वर्क डन रिक्वायर्ड टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आ रहा है समझ में, स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा की वैल्यू 0, मतलब 0 से कहां तक घुमाना है, 180 तक घुमाना है।
ठीक है, तो इस तरह का इसमें जो है क्वेश्चन जो है बन सकता है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज एप्लीकेशन के तौर पे हम ले सकते हैं कि ये जो है अब ऐसे ये जो रोटेट करेंगे, ओके, तो पहले वाले चैप्टर में भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं कि भाई जब इसको रोटेट कर रहे हैं तो ये वापस आएगा, तो ये एक्चुअली एसएचएम करेगा। क्या करेगा? एसएचएम करेगा। मतलब जैसे हम जो है ना जो झूला होता है, तो झूले की जो स्टेबल पोजीशन को हम थोड़ा सा अगर हम जो है ना उसको डिस्टर्ब करें तो क्या होता है, वो थोड़ा ऐसे ऐसे घूमता ऑसिलेशन करके फिर वो रुक जाता है। तो खैर वो फ्रिक्शन की वजह से उसका ऑसिलेशन मतलब जो है रुक जाते हैं, डैम्पिंग मिल जाती है। तो अगर हमने यहाँ पे इसको भी अगर हमने थोड़ा ऐसे रोटेट कर दिया तो ये भी जो है ना ये हमने ऐसे रोटेट किया था, उसकी ये स्टेबल वाली पोजीशन थीटा इज इक्वल टू 0, तो उसको अगर हमने थोड़ा सा भी ऐसा रोटेट किया और छोड़ दिया तो वो ऐसे 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 जो है ना ये ऑसिलेशन करेगा। अब ऑसिलेशन करेगा तो बताओ उसकी जो है टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो यहाँ पे जो है ना जब ये ओके फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्यों पढ़े हम? ओके ये जो डाइपोल इज रोटेटिंग, ओके, या डाइपोल इज डूइंग एसएचएम, डाइपोल इज डूइंग एसएचएम, डाइपोल इज डूइंग एसएचएम, ओके। तो यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी होगी, ओके, फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला बनेगा, ओके, चलो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अगर मैं लिख दूं, एक बार ये भी पूछा हुआ है, सो ओमेगा इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा अंडर रूट 2pe अपॉन आई। तो उसमें ये जो आई है इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। देखो कुछ चीजें बहुत सिमिलर है, सेम इसी तरह की कंडीशन आपको मैग्नेटिक डाइपोल के लिए भी मिलेगी और ऐसा ही फॉर्मूला आएगा, वो भी जो है एसएचएम करेगा, उसके लिए भी फॉर्मूला बनता है। तो ये जो एप्लीकेशन पे जाना रहता है ना, तो ये जो है ना बहुत आसानी से प्रूफ किया जा सकता है। जो आप यहाँ पे प्रूफ करोगे कि भाई ये एसएचएम कर रहा है, तो ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी उसी से ही आएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2pe/i आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रोटेट कर रहा है, ओके, रोटेट कर रहा है, तो अब जो मैक्सिमम पोजीशन यहां से आप ले लेती है, ऐसे करें, यहां से छोड़ दिए, तो एक फॉर्मूला तो बनता है रिस्टोरिंग टॉर्क आई अल्फा, ठीक है ना। तो उसका फॉर्मूला एक और इसके जो टॉर्क का फॉर्मूला है वो दोनों को आप लेंगे तो आपको ये फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो है ना वो रिफर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने जो है ना ये जो टॉपिक्स है, ओके, चलिए लास्ट टॉपिक एक छोटा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ओके, यहाँ पे जो है ना जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है, ओके। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर्स और डायलेक्ट्रिक्स वगैरह जो शुरू होता है उससे पहले लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो सिंपली ये एक तरह की प्रोटेक्शन है, ओके, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ओके, उससे। तो मतलब कोई जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कुछ डेंजरस जैसे जो बहुत ही ज्यादा जैसे हजार्डस है, तो उससे अगर बचना है तो हम जो है ना ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग यूज करते हैं। तो सिंपली जैसे हमने अभी पढ़ा कि जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर के इनसाइड में, ओके, कंडक्टर के इनसाइड में, ओके, चार्जेस नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? तो सॉरी, चार्जेस जो है पूरे सरफेस पे चले जाते हैं, इस वजह से उनके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। तो अगर आप जो है ना कुछ कंडक्टर वाला जो है अपने अराउंड में एक जो है कवर ले ले, तो आपको जो है ना बाहर की जो एक्सटर्नल जो फील्ड है उससे आपको कुछ हार्म नहीं होगा। सो दैट इज वी आर हैविंग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, एक छोटा सा थ्योरेटिकल टॉपिक था, ठीक है। सो होप ये जो सेशन था कि इसमें हमने एनालिसिस भी देखा, पिछले 5 साल और 10 साल का ट्रेंड भी देखा, कौन से टॉपिक पे आपने एम्फेसिस करना है। आप जो है वापस जाके आप देखें उसको जगह पे जहां पर भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, आप वहां पे देखें कि किस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं, आप उसको देखकर जो है एम्फेसिस करें। और दूसरा कि मैंने कोशिश ये की है आपको कि टॉपिक पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आप ये याद रखें। देखो एक बार आपको ये समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन किस तरह का बन सकता है, तो फिर आप कम क्वेश्चन पर भी, ओके, ये क्वालिटी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने क्वालिटी क्वेश्चन 50 से 60 क्वेश्चन या जो है लेस देन 100 क्वेश्चन भी अगर आपने सही तरीके से निकाल लिया, ओके, ये भी बहुत हो गए, 50-60 क्वेश्चन भी। आपको एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि ऐसे बन सकता है। तो 200-250 क्वेश्चन के बजाय आप उसको जो है ना कंफाइन करके 50-60 पे ला सकते हैं, समझ रहे हैं।
तो वही मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि किस तरह का एक पर्टिकुलर टॉपिक पे किस तरह के क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है। तो रिवीजन के साथ साथ मेरा मोटिव यही था कि आपको ये समझ में आए कि इस टॉपिक पे क्वेश्चन जो है क्वेश्चन किस तरह के बन सकते हैं। सो होप यू एंजॉय दिस सेशन। ओके, सो अगर कुछ डाउट है, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि आप कमेंट करें, ठीक है, और आप फीडबैक देके भी ये जो सेशन है, ओके, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जैसे कोशिश करें कि इसको कम से कम टाइम में हम जो है ना कवर करें। तो आपको जो है सही तरीके से जो है इसका बेनिफिट तभी मिलेगा, आप पूरा जो है ध्यान से आखिर तक उसको देखेंगे तो ही इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, सो होप जैसे मैंने अभी बोला है, ओके, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।